गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पेंक्रियाज के बारे में पढ़ा था कि भाई ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके के फंक्शन करती है। अब हम इसका एंडोक्राइन फंक्शन देख रहे थे और एंडोक्राइन फंक्शन मैंने अल्फ़ा सेल तक बता दिया था कि इसके जो अल्फ़ा सेल्स होती है उससे ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है और ये ग्लूकोगोन हार्मोन ग्लूकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस आदि प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है और इन प्रक्रियाओं के द्वारा ये जो रक्त का अतिरिक्त ग्लूकोज होता है रक्त में अतिरिक्त मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, इसके द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। अब जो दूसरी सेल है बीटा सेल जो 60 to 65% होती है और ये आकार में कंपैरेटिवली बड़ी होती है। ये जो बीटा सेल्स होती है इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बीटा सेल के द्वारा होता है, पेंक्रियाज की बीटा सेल द्वारा। और इसका जो सबसे पहले निष्कर्षण इस हार्मोन को निकालने का काम, निष्कर्षण करने का काम बेंटिंग व बेस्ट ने 1921 में किया था। और इस हार्मोन को रवे के रूप में प्राप्त करना अर्थात इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्राप्त करना का काम एबल ने किया और इसकी स्ट्रक्चर बताने का कार्य और इसकी प्रकृति कि भाई ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है ये बताने का कार्य सेंगर ने किया। और इसी कार्य के लिए इसकी स्ट्रक्चर और इसकी प्रोटीन प्रकृति को बताने के लिए 1958 में सेंगर को नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो ये इंसुलिन हार्मोन काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसका रोल क्या है, क्या फंक्शन है, इसको अब हम देखते हैं। तो जैसे इससे पहले वाला जो हार्मोन था अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन ग्लूकोगोन, वो ब्लड में मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता था और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए ग्लूकोजिनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस आदि प्रक्रियाओं को अपनाता था, वो उसको प्रेरित करता था। इंसुलिन हार्मोन इसका विपरीत हार्मोन है। ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, अर्थात अगर रक्त में कोई अतिरिक्त ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया को प्रेरित करता है। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि ब्लड में अगर अतिरिक्त ग्लूकोज है, जितना ग्लूकोज होना चाहिए उस लेवल से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अतिरिक्त ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया द्वारा। इस ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया को ये प्रेरित करता है और इस वजह से ग्लाइकोजन बनता है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल का रिजर्व फूड है ना। एनिमल यानी कि मानव या कोई भी प्राणी है उसका संग्रहित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन, जो कि लीवर में या मांसपेशियों में जाकर के डिपॉजिट होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन वापस टूटता है। कौन से हार्मोन के प्रभाव में? अल्फा सेल से निकलने वाले ग्लूकोगोन हार्मोन के प्रभाव में। और इस ग्लाइकोजन के टूटने से वापस ग्लूकोज बनेगा और इस तरीके से उस ग्लूकोज को उपयोग में ला करके ऊर्जा प्राप्त होगी और हमारा काम चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और इस हेतु वो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया को प्रेरित करता है और ग्लाइकोजन को बनाता है। और ग्लाइकोजन कहाँ जाकर के डिपॉजिट होता है? लीवर और मांसपेशियों में। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई। अब इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा और आगे ब्रॉड बताने जा रहा हूँ, इसको सुने कि एक उदाहरण लेते हैं। माना कि किसी व्यक्ति को 2 रोटी की भूख थी और उसने 4 रोटी खा ली। इसका मतलब उसके 2 रोटी का ग्लूकोज उसके पास में एक्स्ट्रा हो गया। अब ये ग्लूकोज इसकी आंतों से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ जाएगा, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी बढ़ गई। जितना ग्लूकोज चाहिए था उससे थोड़ा ग्लूकोज ज़्यादा है। अब ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। ये अतिरिक्त ग्लूकोज इस इंसुलिन हार्मोन की प्रेरणा में, इस इंसुलिन हार्मोन की प्रेरणा में ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल जाता है। क्लियर है? ये जो अतिरिक्त 2 रोटी आपने खाई थी, इस अतिरिक्त 2 रोटी का जो अतिरिक्त ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ जमा हो जाएगा। क्लियर? अब माना कि आपको रात को 10 बजे तक खाना नहीं मिला और आपकी बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगी है, क्योंकि ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज आपको हर समय चाहिए। तो उस समय ये ग्लाइकोजन वापस टूटेगा और ये ग्लाइकोजन कौन सी हार्मोन की प्रेरणा में टूटेगा? ग्लूकोगोन हार्मोन की प्रेरणा में। और इसके टूटने से वापस ग्लूकोज बनेगा और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी और उस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके रिजर्व रखता है, जब जरूरत पड़ती है तब हमारे काम आता है। क्लियर? ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ये जो हार्मोन अगर कम हो जाए तो बॉडी में क्या होगा, तो उस समय हमारे बॉडी में जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं है या कम हो जाए तो ये जो काम कर रहा था वो काम नहीं होगा। ये क्या काम कर रहा था, ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा था, यानी आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा और वो ग्लूकोज जो अतिरिक्त है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही बहता रहेगा। यानी ग्लाइकोजन आपके पास नहीं है, यानी रिजर्व फूड नहीं है। अब कभी इमरजेंसी में आपको रिजर्व फूड की जरूरत पड़ी, यानी आप भोजन नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आपको शरीर संचालन के लिए ऊर्जा की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, तो वो ग्लाइकोजन से मिलता था, वो अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि ग्लाइकोजन बना ही नहीं ना, इंसुलिन नहीं है। तो ठीक है, तो अब ये जो रोग होता है उसको बोलते हैं हिंदी में मधुमेह। यानी आपकी बॉडी में अगर ग्लाइकोजन नहीं बन पा रहा है, इंसुलिन कम है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, तो इस रोग को बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, इसको वैज्ञानिक रूप से बोलते हैं डायबिटीज़ मेलेटिस। क्या नाम है इसका? डायबिटीज़ मेलेटिस। अब ये कंसेप्ट और है कि डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, एक होती है डायबिटीज़ मेलेटिस और दूसरी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहली कौन सी है? डायबिटीज़ मेलेटिस एम और दूसरी है डायबिटीज़ इंसिपिडिस आई। डायबिटीज़ मेलेटिस कौन से हार्मोन की कमी से हो रही है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जो कि हमारे चैप्टर का पॉइंट है। और दूसरा जो रोग है जिससे कंफ्यूज नहीं होना है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन हार्मोन है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो पोस्टीरियर पार्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, उससे स्रावित होता है और उसकी कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है। क्लियर हो गई बात? डायबिटीज़ के दो टाइप, डायबिटीज़ मेलेटिस जो कि इंसुलिन की कमी से होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो कि वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी से होता है। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे कि भाई इस हार्मोन यानी कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलेटिस हो जाएगी। और डायबिटीज़ मेलेटिस में क्या होगा, वही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, उस व्यक्ति में रिजर्व फूड नहीं होगा। इसीलिए उसके पास में रिजर्व फूड नहीं है, आकस्मिक फूड नहीं है, तो जब कभी भी उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में बहुत कुछ बेचैनी होने लगेगी, दिक्कतें उत्पन्न होने लगेगी और इंस्टेंट उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर वो ज़्यादा भोजन ले ले तो वो ज़्यादा भोजन फिर ले लेगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में, क्योंकि वो ज़्यादा भोजन का जो ज़्यादा ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। तो ये है डायबिटीज़ की कंडीशन। ठीक है, ये डायबिटीज़ के लक्षण हो गए। इसके अलावा अब चूँकि हमने देखा था कि ग्लूकागोन हार्मोन जो था वो ब्लड में रक्त की ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा था, इसलिए इसको हमने हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर या हाइपरग्लाइसीमिक कारक या हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहा था। इंसुलिन हार्मोन जो है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिया फैक्टर बोलते हैं या हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज भी बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया फैक्टर, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब इंसुलिन की कमी से ज़्यादा से होगा। इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज़ होगा, याद रखना है आपको। इंसुलिन की अधिकता से डायबिटीज़ मेलेटिस होगा और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलेटिस होगा और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, अब ये हाइपोग्लाइसीमिया जो होगा उसमें तेज़ पसीना है, चिड़चिड़ापन है, दृष्टि भ्रम होने लगेगा, जनन क्षमता में कमी आने लगेगी, ये सब इसके लक्षण हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना। क्यों कम होगी? इंसुलिन की अधिकता की वजह से। क्लियर? अब हम देखते हैं पैंक्रियाज की नेक्स्ट सेल, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो होती है वो लगभग टोटल जो पैंक्रियाज की एंडोक्राइन सेल है उसकी 10% तक होती है। ये आकार में सबसे छोटी कोशिका होती है और इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। क्लियर है? डेल्टा सेल छोटे आकार की होती है, संख्या में 10% तक होती है और इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है। और सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है वो आपके पाचन तंत्र की जो फंक्शन है, जिसमें डाइजेशन है, भोजन का स्वांगीकरण है, एसिमिलेशन, भोजन के एब्जॉर्प्शन है, इन सभी प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। ठीक, नेक्स्ट अगली सेल है पीपी सेल। पीपी सेल जो हैं वो अग्नाशय पेप्टाइड या पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है।
पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्रावण पीपी सेल करती है। 4 प्रकार की सेल हो गई। फर्स्ट अल्फा सेल, ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल, इंसुलिन हार्मोन, और थर्ड डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, एंड लास्ट पीपी सेल। इससे पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है। और पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जनरली पेंक्रियाज के जो जूस का सिक्रेशन होता है उसको रोकता है, उसको कम करता है। ठीक है। तो ये पेंक्रियाज के प्रमुख हार्मोन और उसका एंडोक्राइन फंक्शन हमने देखा। जब उसको अगर हम ब्रीफली देखें समराइज रूप में, तो पेंक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं उसका मेनली जो फंक्शन है वो ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को बनाए रखना, ब्लड में, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा डाइजेशन, इसके एसिमिलेशन, भोजन के एब्जॉर्प्शन, इन सब प्रक्रियाओं को भी कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन करते हैं। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग है उसकी संरचना और कार्य देखते हैं। क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट में ही कि पेंक्रियाज या अग्नाशय जो होता है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, वो एक्सोक्राइन भी फंक्शन करता है। एंडोक्राइन फंक्शन हमने देख लिया, उसकी सभी सेल और उसके हार्मोन हमने देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एंडोक्राइन फंक्शन के बाद अगला है एक्सोक्राइन फंक्शन। तो अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग है जिसमें से जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस। अग्नाशय के बहिस्रावी कार्य में जो स्राव निकलता है उसको बोलते हैं पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस बोलते हैं। ठीक है। अग्नाशय रस अग्नाशय की बहिस्रावी कोशिकाओं से स्रावित होता है, और ये जो बहिस्रावी कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उनको हम एसिनी कहते हैं। ठीक है। ये जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें मेनली 2 तरीके के पदार्थ होते हैं, एक तो एंजाइम और दूसरा क्षारीय तरल जिसमें बाइकार्बोनेट और लवण होते हैं। क्लियर हो गई बात। जो पेंक्रियाज है उसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, बहिस्रावी कार्य है, वो उसकी एसिनी वाले पार्ट की सेल करती है। ये सेल पेंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस का स्रावण करती है। इस अग्नाशय रस में मुख्यतः रूप से पाचक एंजाइम होते हैं और एक क्षारीय तरल होता है। क्षारीय तरल का मतलब उसमें बाइकार्बोनेट और लवण होते हैं। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे और ये बाइकार्बोनेट और लवण क्या काम करते हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो जूस बना, ये जो पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक जूस बना जो डाइजेशन का फंक्शन कर रहा है, ये जूस एक ट्यूब के द्वारा जिसका नाम है पेंक्रियाटिक डक्ट, उस डक्ट के द्वारा आपके इंटेस्टाइन की जो ग्रहणी है डियोडिनम उस भाग में आकर के खुलता है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ में। पता है ना आपको, एक आपके गॉल ब्लैडर से आ रही है डक्ट और एक आपके पेंक्रियाज से आ रही है, दोनों मिलकर के आपके इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम वाला पार्ट है ग्रहणी का, उस फर्स्ट पार्ट में आकर के खुलती है और वहाँ पर ओडाई का स्फिंक्टर होता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ रखी है। तो कुल मिलाकर के ये अग्नाशय रस जो है वो कहाँ आकर के मिल रहा है, वो छोटी आंत के ग्रहणी में आकर भोजन के साथ मिल रहा है। और अब इसके अंदर जो पाचक एंजाइम होंगे वो पाचक एंजाइम यहाँ आकर के अपना रोल प्ले करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अग्नाशय रस है इसके अंदर एक क्षारीय तरल है, यानी इसमें बाइकार्बोनेट है, इसमें लवण है। तो ये क्या काम करेंगे, जो भोजन ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मतलब आमाशय से आ रहा है, स्टोमैक से आ रहा है, और स्टोमैक के बाद में भोजन सीधा डियोडिनम में ही आता है, ग्रहणी में आता है। तो चूंकि स्टोमैक से आने वाला भोजन है, चूँकि वहाँ पाचन जो है वो अम्लीय माध्यम में हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव में पाचन हुआ था वहाँ, इसलिए ये जो भोजन है काइम है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और यहाँ जो इंटेस्टाइन में पाचन है वो क्षारीय माध्यम में होता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले उस काइम की अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है, उसकी अम्लीयता को ख़त्म करना जरूरी होता है। तो ये जो अग्नाशय रस का क्षारीय तरल है, ये जो बाइकार्बोनेट और लवण है, वो आमाशय से आने वाले भोजन यानी काइम को क्षारीयता प्रदान करते हैं और उसकी अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया आपके पेंक्रियाटिक जूस का। पेंक्रियाटिक जूस का दूसरा फंक्शन, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और वो पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्रोटीन को पचाने वाले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये, इसके बाद में आपको लिपिड को पचाने वाले लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट स्पेशली स्टार्च को पचाने वाले एमाइलेज, ये हार्मोन एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन पाचक,
ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, लिपिड को पचाने वाला पेंक्रेटिक लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट स्पेशली स्टार्च को पचाने वाला पेंक्रेटिक एमाइलेज। ये एंजाइम कहाँ होते हैं? ये एंजाइम अग्नाशय रस या पेंक्रेटिक जूस में होते हैं। ठीक है, ये जितने भी एंजाइम मैंने बताए वो सब अपने प्रो फॉर्म में होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इन सब फॉर्म मतलब इसके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज के द्वारा जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो ट्रिप्सिन में बदलता है, और ये ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। इस तरीके से सारे एंजाइम एक्टिव होते हैं, फिर अपना अपना काम करते हैं, यानी कि प्रोटीन का पाचन, लिपिड का पाचन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन, ये फंक्शन करते हैं। तो ये हो गया आपके पेंक्रेटिक जूस यानी कि अग्नाशय का बहिस्रावी कार्य। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमने देखा, इन चीज़ों के अलावा अग्नाशय जो होता है पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का भी स्रावण करता है, और अग्नाशय की जो एंटेरोक्रोमेफिन सेल होती है वो मोटेलिन हार्मोन का स्रावण करता है, सीरोटोनिन का स्रावण, सब्सटेंस पी का स्रावण, ये सब काम भी अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और, अग्नाशय के रोग कौन कौन से हैं? तो ये हमारे काम का नहीं है, फिर भी अग्नाशय में अग्नाशय स्रोत यानी कि अग्नाशय में सूजन आ जाना, अग्नाशय में कैंसर हो जाना, डायबिटीज़ मेलेटिस हो जाना, ये सब अग्नाशय के संबंधित प्रमुख रोग हो गए। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा जनरली कि डायबिटीज़ के टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे बताए जाते हैं, आपने सुने भी होंगे। तो डायबिटीज़ का जो पहला प्रकार है टाइप 1, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सुनिए आप अच्छी तरह से कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ मेलेटिस, उसके टाइप 1 जो होता है वो एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के खुद की इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, वो उसकी पेंक्रियाज की बीटा सेल को नष्ट कर देती है। क्लियर है? ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब खुद की इम्यूनिटी, खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को ख़त्म करने लगे, नष्ट करने लगे, या उनके काम काज में दखल अंदाजी करने लगे, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें पेंक्रियाज की जो बीटा सेल होती है वो खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा नष्ट हो जाती है, और जब खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा ये बीटा सेल नष्ट हो जाएगी तो बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और ये टाइप 1 की डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, जनरली ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसका मतलब एक बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये छोटी उम्र से ही प्रकट होने लग जाता है, इसके लक्षण छोटी उम्र से ही दिखने लग जाते हैं, है ना। 40 साल पहले इसके पूरी तरीके से पता लग जाता है कि ये रोग है या नहीं है, और इस तरीके की डिजीज़ का अभी तक कोई विशिष्ट समाधान हो नहीं पाया है, और इसके लिए बस यही है कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो, उसके अंदर कई सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। आपकी हेरिडिटी के अलावा आपके खुद के लाइफ स्टाइल भी इसमें रेस्पॉन्सिबल है। आपके भोजन प्रणाली क्या है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा शुगर उपयोग में ला रहे हो आप, और आप मतलब वर्क नहीं कर रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, इस तरीके से आपका अगर गलत जीवन शैली है और खान पान गलत तरीके का है, प्लस आपका पहले से ही हेरिडिटी में कुछ इस तरीके के जीन आप कैरी हो रखे हैं, तो इस तरीके में क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ का प्रकार दूसरे प्रकार का डायबिटीज़ हो जाएगा। और ये डायबिटीज़ जो होता है वो फर्स्ट वाले डायबिटीज़ से थोड़ा कम दुष्प्रभाव डालता है। अगर ये भी बढ़ने लग जाए तो इसमें भी हमें ऊपर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के डायबिटीज़ में होता क्या है मैंने पहले ही बता रखा है। इसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जो हमारा रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन बन नहीं पाता है, इसलिए शरीर में काफ़ी कुछ दिक्कतें पैदा होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।